वेलनेस को प्रमोट करना है, हमें वेलनेस के प्रोडक्ट्स के तौर पे हमारे प्रोडक्ट्स को बताना है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि रेनेटस वेलनेस में हम किस तरह से मतलब डायबिटीज़ के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या होती है और किस तरह से हम डायबिटीज़ में अपने आप को मतलब अपने कस्टमर्स को किस तरह से हम बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकते हैं ताकि उनको अपने साथ जोड़ सकें और ये समझते हैं कि ये आखिर होता क्या है ये डायबिटीज़ और अगर हम ये समझ गए कि ये क्या होता है, तो हम लोग इसका निवारण या सही लोगों को सलाह दे पाएँगे कि उनको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। तो हम लोग शुरू करते हैं। ओके, वी आर रेडी टू गो। सेकंड। Recording in progress. जी फ्रेंड्स, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं डायबिटीज अवेयरनेस सेशन के बारे में। हम ये व्हाट, व्हाई और हाउ समझेंगे कि डायबिटीज आखिर होती क्या है, ये क्यों होती है हमारे शरीर के अंदर और हम इससे अगर किसी को फायदा देना चाहते हैं, किसी को अगर सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देना चाहते हैं या थोड़ा बेहतरी की तरफ अगर उसके शरीर को लेकर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप ये ज़रूर जान लीजिए कि ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वो उनका पर्पस, ये जो सेशन है उसका पर्पस है एजुकेशनल पर्पस के लिए है ये सेशन और इसका दवाई से, ट्रीटमेंट से, डायग्नोसिस से, किसी को क्योर करने से या डिजीज को मिटिगेट करने से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग समझते हैं कि डायबिटीज होता क्या है और डायबिटीज होता कैसे है और साथ ही साथ इसको अगर हमें मतलब अगर हम एलोपैथी की बात करें तो वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है हमारे शरीर में, खास करके डायबिटीज के संदर्भ में, और अगर हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देते हैं तो उसका क्या रोल है शरीर के अंदर, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, डायबिटीज क्या होती है? डायबिटीज एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारे धमनियों और शिराओं में रक्त जो है, रक्त में ज्यादा शुगर हो जाता है या ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है। अमूमन 3 तरीके के डायबिटीज होते हैं। एक टाइप, पहले वाले को टाइप 1 कहते हैं, दूसरे को टाइप 2 कहते हैं और तीसरे को जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। ये खास करके प्रेग्नेंट महिलाओं में होने वाला डायबिटीज होता है। अब ये जो टाइप 1 का डायबिटीज है, ये एक ऐसी क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें शरीर इंसुलिन बनाता ही नहीं है। तब जब शरीर इंसुलिन बनाएगा ही नहीं, तो इंसुलिन जो कि चाहिए आपको अपने ब्लड शुगर को पचाने के लिए या ग्लूकोज को पचाने के लिए, तो इंसुलिन ही नहीं रहेगा तो ग्लूकोज पचा नहीं पाएंगे आप। ग्लूकोज नहीं पचा पाएंगे तो बहुत ही आपातकालीन स्थिति हो सकती है। इस वजह से ऐसे लोगों को जिनके शरीर के अंदर इंसुलिन पैदा करने की ताकत ही नहीं है, उन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होता है और इसका कोई भी इलाज नहीं है, इसका कोई भी उपचार नहीं है। इसको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ दे सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इससे ज़्यादा कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते, ना ही एलोपैथी में, ना ही सप्लीमेंटेशन में। टाइप 2 डायबिटीज, वर्ल्ड में जितने लोगों को भी डायबिटीज है, उनमें से 95 टू 97% डायबिटीज जो है टाइप 2 होता है, जो कि हमारे जीविका की वजह से अमूमन होता है। ये शरीर की ऐसी एक क्रॉनिक कंडीशन है जो कि शुगर को प्रोसेस करने की या ग्लूकोज को प्रोसेस करने की क्षमता हमारी कम कर देती है। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये ग्लूकोज या शुगर हम क्या कह रहे हैं। आप देखिए कि हमारा जो शरीर है वो शरीर ग्लूकोज से एनर्जी बनाता है या ग्लूकोज को बर्न करता है, कार्बोहाइड्रेट को बर्न करता है और एनर्जी बनाता है। हम जब खाना खाते हैं तो मूल तौर पे 3 तरीके का खाना हम खाते हैं मोटे तौर पे। एक कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर प्रोटीन होता है और फिर फैट होता है। ये 3 ही तरह के खाने हैं जो कि हम अमूमन खाया करते हैं। लेकिन इन 3 तरह के खाने में क्या होता है कि अब फैट को शरीर स्टोर करता है कुछ हद तक, कुछ फैट आपके शरीर के रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए चाहिए, प्रोटीन भी आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए चाहिए और कार्बोहाइड्रेट को शरीर मतलब छोटे आकार में लेता है। आप देखिए कि आप जब खाना खाते हैं, तो खाना बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। आप सोचिए इतना बड़ा निवाला तो आपके सेल के अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि कोशिका आपकी बहुत छोटी होती है, सेल्स आपकी बहुत छोटी होती है। अब छोटी सेल के अंदर अगर खाने को घुसाना है, तो खाने को भी छोटे आकार में बदलना पड़ेगा। तो आप देखिए कि पहले हम बड़ी रोटी को छोटे आकार में तोड़ने के लिए हाथ से तोड़ते हैं और फिर मुँह में डालने के बाद कई बार चबाते हैं, तो खाना ब्रेक डाउन होता है मुँह में।
फिर गले से जाता है जब पेरिस्टालसिस के द्वारा, तब भी खाना टूटता है। स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं उसमें, तब भी खाना टूटता है। फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर गुजरता है, तब भी खाना टूटता है। और कई सारे अलग-अलग हिस्सों में खाना टूटता है। टूटने के बाद कार्बोहाइड्रेट से बनता है ग्लूकोज़, और ग्लूकोज़ फिर हमारे धमनियों और सिराओं के ज़रिए, हमारे रक्त के ज़रिए, वो हमारी कोशिकाओं के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, और वहाँ पर जाकर वो बर्न होता है, वहाँ पर वो ईंधन की तरह इस्तेमाल होता है, और ईंधन की तरह इस्तेमाल होके फिर वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अभी जो मेरे शरीर के अंदर एनर्जी है कि मैं आपसे बातें कर पा रहा हूँ, लोगों के अंदर एनर्जी रहती है कि वो दौड़-भाग बड़ी भरी ज़िंदगी में सारी की सारी दौड़-भाग कर पाते हैं। तो इसके लिए ईंधन चाहिए, और वो ईंधन हमारा जो खाना है वो ईंधन को प्रोवाइड करता है। हम जो खाना खाते हैं उसी से शरीर वो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, उसी को शरीर ग्लूकोज़ में कन्वर्ट करता है, और फिर ग्लूकोज़ से एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये अलग-अलग हिस्सों में खाने को तोड़ा जाता है। अभी क्या है कि शरीर का इस ग्लूकोज़ को पचाने का कि अगर क्षमता कम हो जाए, तो उसको टाइप 2 डायबिटीज़ कह सकते हैं। आशा करता हूँ कि मैं समझा पाया हूँ, और आगे चल के मैं और डिटेल में भी समझाऊँगा, ताकि अभी जो मैं बता पाया हूँ, उसको और क्लियरली आप समझ सकें। फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है कि प्रेग्नेंट जब महिलाएँ होती हैं, तब उनके शरीर के अंदर अंदरूनी तौर पे बहुत सारे चेंजेज़ आते हैं। आपको बाहर से उनके शरीर का आकार निश्चित तौर पे बदलता हुआ नज़र आता है। उनके शरीर का जो पेट वाला हिस्सा है, वो थोड़ा आगे की तरफ आ जाता है। उनका शरीर भी थोड़ा-सा मतलब फूल सा जाता है। तो शरीर के अंदर अंदरूनी तौर पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और उनको अपने लिए तो खाना ही होता है, अपने बच्चे के लिए भी खाना होता है। इसकी वजह से उनकी भूख बढ़ जाती है, उनका डाइटरी इंटेक बढ़ जाता है, और ऐसे केसेस में कभी-कभी ऐसा होता है कि उनका अ, अपने मतलब प्रेग्नेंट रहने के दौरान उनका ब्लड शुगर जो है वो बढ़ जाए, या उनको डायबिटीज़ लगने लगे, ऐसा हो सकता है। उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया कि डायबिटीज होती क्या है, और होती कितनी तरह की है। अब हम कुछ ऐसे शब्दों को समझते हैं बेहतर तरीके से, ताकि हम इस प्रोसेस को और अच्छी तरह से समझ पाए। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये कुछ शब्दावली है, जिसको अगर हम डिटेल में समझते हैं, तो हमारे लिए डायबिटीज को समझना और आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम समझेंगे शब्द इंसुलिन को। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी को फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है। अब जो खाना हम खाते हैं, वो खाने को हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना है। आप सोचिए कि आप थके-हारे महसूस कर रहे हैं, आपको भूख लग रही है, आपको निर्बल लग रहा है, दुर्बल लग रहा है, लेकिन आप जब खाना खाते हैं तो आप थोड़ा-सा खाना खाने के बाद आप तरोताज़ा महसूस करते हैं, आपको लगता है हाँ, अभी अभी थोड़ी ताकत आ गई है। तो खाना जो है आपके शरीर में एनर्जी बनाता है, लेकिन एनर्जी बनाने के लिए उसे इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। अगर इंसुलिन नहीं होगा, तो फूड को सही तरीके से एब्ज़ॉर्ब करके एनर्जी में बदला नहीं जा सकता। यानी कि शरीर को खाने से एनर्जी बनाने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। इंसुलिन ही है जो कि सेल के डक्ट के अंदर उसको लेकर जाता है। अब बीटा सेल क्या होती है भई? बीटा सेल वो सेल होती है जो कि इंसुलिन बनाती है। इंसुलिन की जो जन्मदाता है, इंसुलिन को पैदा करने वाली जो सेल होती है, उसको बीटा सेल कहते हैं। इतनी सी परिभाषा इसकी समझने के लिए काफ़ी है। पैनक्रियाज़ क्या होता है? बीटा सेल जो होती है वो पैनक्रियाज़ के अंदर होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि पैनक्रियाज़ में इंसुलिन बनता है। कौन बनाता है? बीटा सेल बनाती है। पैनक्रियाज़ के अंदर बीटा सेल नाम की एक सेल होती है, जो कि इंसुलिन बनाती है। जब भी हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद शरीर को सिग्नल मिल जाता है कि शरीर के अंदर खाना पहुँच गया है, उसको पचाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बीटा सेल्स होते हैं, "अरे, रे, रे, रे! चलो, 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 हम काम पे लगते हैं, अरे इंसुलिन बनाते हैं यार, वो खाना पहुँच गया है शरीर के अंदर, हमारी ज़रूरत पड़ेगी, चलो, चलो, चलो।" अभी जितनी भी बीटा सेल्स हमारे सिस्टम में एक्टिव है, वो बीटा सेल्स इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है। तो पैनक्रियास क्या है? एक ग्लैंड है या एक ऑर्गन है जो कि एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है हमारे डाइजेशन के लिए। बीटा सेल्स के अलावा भी और भी का प्रोडक्शन के अलावा भी और भी कुछ-कुछ काम है पैनक्रियास के। अब ग्लूकोज़ क्या होता है? आप गौर करेंगे कि आप करेले की सब्ज़ी क्यों ना खा लें। देखिए लोग शुगर 2 बार मापते हैं। एक मापते हैं फास्टिंग, एक मापते हैं पोस्ट पेरिंडियल। जब पहले मापते हैं और बाद में मापते हैं, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद में। आप देखेंगे कि आप चाहे कुछ भी खाएँ शरीर के अंदर, वो बनेगा ग्लूकोज़ ही। आप अगर करेले की सब्ज़ी खाएँ,
आपने शुगर का टेस्ट करा लिया खाने से पहले और आपने फिर उसके बाद करेले की सब्जी खाई। करेले की सब्जी खाने के बाद भी अगर 2 घंटे बाद आप ब्लड का शुगर चेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपने जब फास्टिंग में मतलब शुगर आपको खाना खाने के पहले जो आपने ब्लड का टेस्ट किया था और जो आपने खाना खाने के बाद टेस्ट किया है, वो करेला खाने के बाद भी आपका ग्लूकोज़ बढ़ जाएगा। अब आप सोचेंगे, करेले में तो चीनी थी नहीं, तो ये ग्लूकोज़ कहाँ से आया जी? ये आपको समझना पड़ेगा कि आप चाहे जो कुछ भी खाएँ शरीर के अंदर, बनेगा ग्लूकोज़ ही। शरीर उसको एनर्जी में कन्वर्ट अगर करना है, तो वो ग्लूकोज़ में ही बदलेगा उस खाने को ताकि वो आसानी से उसको एब्ज़ॉर्ब कर पाए। तो आप देखिए ग्लूकोज़ एक एक ऐसा फंक्शनल चीज़ है जिससे हम एनर्जी बनाएँगे, तो ग्लूकोज़ ही है जिसमें शरीर कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है। अगर कभी-कभी आपका कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है, तो वो क्या करता है आपके शरीर के अंदर जो जमी हुई चर्बी है, जमा हुआ फैट है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू करता है। तो अमूमन ग्लूकोज़ की ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एक सिंपल किस्म का कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझते हैं। अब जैसे हर किसी के घर में एक किचन होता है, जहाँ पर खाना पकाया जाता है, ठीक उसी तरह से जो हमारी सेल होती है, हमारे शरीर के अंदर जो करोड़ों अरबों कोशिकाएँ हैं, हर कोशिका के अंदर उस कोशिका का किचन होता है या मतलब रसोई घर होता है, जिसमें सेल का खाना बनता है या जिसमें ग्लूकोज़ को बर्न करके वो एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये ग्लूकोज़ को प्रोसेस करती है या ग्लूकोज़ को खपाती है, ग्लूकोज़ ग्लूकोज़ को काम में। अभी तक ये प्रोसेस आपको बहुत पेचीदा लग रहा होगा,